समझते हो स्किन से? A membranous protective covering of the body consisting of epidermis and a dermis. It's a मतलब कहने का मतलब ये है कि skin is a general covering of the entire external surface of the body, including the external auditory meatus. समझते हो आप लोग? जो कान है आपका, जो कान में जो बाहर जितना आपकी अगर अपना हाथ जो है वो उंगली अगर कान में डालो तो जितना अंदर तक जाता है, that is called as external auditory meatus. तो उसको भी आपका जो स्किन है ना वो कवर करती है। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है अंदर, अगर हम कान में और अंदर जाए जिसको पर्दा कहते हैं, उसकी भी कवरिंग जो है ना वो स्किन से कवर होती है। उसकी बाहर वाली लेयर जो है वो स्किन से कवर होती है, ठीक है। उसके बाद जहां पर भी ऑरिफिसेस हैं, जितने भी आपकी जैसे मुंह हो गया या एनल रीजन हो गया, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके साथ फिर ये आगे जाके कंटिन्यू कर जाती है, ठीक है। तो स्किन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, दैट इज योर सुपरफिशियल पार्ट, एंड द सेकंड वन इज डर्मिस, व्हिच इज योर डीप पार्ट. Study of the skin is called as dermatology and the branch of a physical therapy, because so many physical therapy जो है वो स्किन के थ्रू होती है ना। तो उसको जो उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्री फिजिकल थेरेपी. सरफेस एरिया ऑफ द स्किन की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द स्किन में जाने से पहले एक बात करेंगे इस पे कि जो कलर ऑफ अ स्किन है वो क्यों होता है ना। कोई गोरा है, कोई काला है, क्यों है? हम लोग तो वैसे हाँ मेलानिन पिगमेंट, हाँ, इट्स बिकॉज ऑफ मेलानिन. वेरी गुड. तो इट्स बिकॉज ऑफ मेलानिन. और भी 2-3 चीजें हैं, बस नाम आप लोग जान लो कि क्या होता है. मेलेनॉइड होता है एक चीज, एक होता है कैरोटीन, एक होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीहीमोग्लोबिन, है ना। इनके कारण चेंजेस आते हैं, लेकिन मेनली जो तुम्हारे स्किन का कलर होता है इज बिकॉज ऑफ मेलानिन. और इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे जो डार्क, जैसे हम लोग डार्क में आते हैं और जो फॉरेनर्स होते हैं वो व्हाइट में आते हैं, तो जिनके स्किन में मेलानिन जितना ज्यादा होता है वो उनमें स्किन कैंसर के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं. इसलिए इंडियंस जो है या जो एशियन कह लो, जो थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन में आते हैं, उनमें स्किन कैंसर के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं. जबकि जो फॉरेनर्स होते हैं, अगर वो देखो अगर उनमें बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर हो रहा है तो उनमें ना कैंसर के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं, ठीक है. अगर हम स्किन की थिकनेस की बात करते हैं तो ये वैरी करता है जगह जगह पे, है ना. लेकिन अगर एक हम ऐसे बात करें कितना होता है तो 0.5 से 3 मिलीमीटर तक थिकनेस होती है. अब अगला जो है फंक्शन, चलो पहले फंक्शन पढ़ा देती हूँ कि स्किन के फंक्शन क्या क्या है. सबसे पहले क्या हो सकता है, स्किन पूरा बॉडी देख लो, सब कुछ पूरा बॉडी को कवर कर रखा है स्किन ने, तो प्रोटेक्टिव होता है. इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इज रेडिली एक्सेसिबल एंड इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द जनरल हेल्थ. बताऊंगी कैसे, है ना. जैसे एनीमिया होता है तो कलर चेंज हो जाता है, साइनोसिस होती है तो कलर चेंज होता है. तो वो क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें कलर चेंज के कारण को दिखाता है कि भाई हाँ आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है. मतलब आप स्किन से भी डिसाइड कर सकते हो कि मतलब पेशेंट है या फिर कोई पर्सन है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है. The skin provides protection for the body from the environmental effect such as abrasion and harmful substances. Abrasion मतलब समझते हो आप कि अगर गिरे और चोट लग गई, रगड़ खाना is called abrasion. लेकिन अगर स्किन ना होती, उसके नीचे डायरेक्ट जो आपकी मसल है या फेशिया है, अगर ये ना होके डायरेक्ट मसल या बोन पे लगती तो प्रॉब्लम होती. तो स्किन में क्या, अगर कहीं किसी चीज पे अगर आप गिरे, उसकी रगड़ लगी, एब्रेशन हुआ एक छोटा सा, तो आपका जो स्किन है उसमें आपकी जो इंटरनल चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट कर लिया, है ना. इसके अलावा हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे तेल है या पानी है, अगर गिरा तो स्किन में प्रॉब्लम हुई फिर वो हील कर जाती है. लेकिन अगर यही चीज इंटरनल हो, जैसे अगर मान लीजिए एसिड की बात करते हैं, एसिड कोई पी लेता है तो पीता है तो जो उसके म्यूकस पे इफेक्ट पड़ता है, अगर वो चीज स्किन पे गिरे तो दोनों में डिफरेंस होता है. स्किन पे अगर गिरी तो उसका इफेक्ट कम आएगा, लेकिन अगर वही चीज किसी ने मतलब पी लिया तो वो पूरा म्यूकोसा होती है, तो वो पूरा मतलब स्ट्रक्चर वगैरह बना देता है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो मतलब प्रोटेक्शन का काम जो है वो स्किन करती है. सेकेंड इज योर प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, है ना. अगर मतलब डायरेक्ट मतलब स्किन है तो उसमें बहुत सारे हेयर्स हैं और वो सब मतलब बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, तो ये क्या करती है तुम्हारी बॉडी से जो पानी है उसको भी प्रिवेंट करती है, मतलब डिहाइड्रेशन से प्रिवेंशन करती है. हीट रेगुलेशन थ्रू द स्वेट ग्लैंड, ब्लड वेसल एंड फैट डिपॉजिट. बताइए ये हीट रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जब बॉडी से ज्यादा हीट निकलती है, कोल्ड के टाइम पे देखा होगा, बोलते हैं रोए खड़े हो गए, तो वो इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, वो बचाता है आपको कि ठंड ना लगे. सेंसेशन बाय
वे ऑफ सुपरफिशियल नर्व एंड देयर सेंसरी एंडिंग ना। स्किन, कोई टच, पेन, टेम्परेचर, इन सारों का जो सेंसेशन है, तो वो जो है, वो अगर आपकी स्किन को कोई टच करता है तो वो सेंसेशन ले जाने का काम भी यहाँ से होता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन डी। अगर आप सूरज की रोशनी में जाके खड़े हो जाओ तो भाई स्किन जो है आपकी वो विटामिन डी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। अब आते हैं स्किन की एनाटॉमी में। तो स्किन में दो चीजें होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस, है ना। तो एपिडर्मिस में 5 लेयर, एक्चुअली होती 4 है, बट पाम जो होती है, पाम एंड सोल थोड़े थिक होते हैं, तो इनमें एक और लेयर पाई जाती है। एपिडर्मिस इज अ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, एक्चुअली स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। मैं इसको पहले बताऊंगी कि होता क्या है। एपिथेलियम मतलब समझते हो, एक सिंगल लाइन। अगर मैं कह दूं सिंपल एपिथेलियम है, अगर सिंपल बोलूंगी तो सिंपल मतलब एक सिंगल लेयर है, लेकिन स्किन बाहरी एनवायरनमेंट से एक्सपोज होती है, तो यहाँ पर हम सिंपल की बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रैटिफाइड की बात करेंगे, मतलब मल्टीपल लेयर है। अगर एक खराब भी हो गई तो तुम्हारे पास और सारी लेयर्स हैं। तो ये इसका मतलब है कि एपिडर्मिस इज अ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम whose cells become flattened as they mature and rise to the surface. The epidermis is extremely thick at the palm of the hand and the sole of the feet to withstand with the wear and tear at this region. On the other surface of the body, like arm and forearm, it is thin. तो epidermis में थोड़ा सा बात करेंगे। epidermis में होता क्या है, इसमें 4 लेयर होती है। 5वीं लेयर जो है वो palm and soles में होती है। तो बस मैं नाम बताऊंगी, आप लोग बस सुन लो कि होती क्या क्या है। सबसे नीचे जो लेयर होती है स्किन एपिडर्मिस में, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम बेसेल, ठीक है। स्ट्रेटम बेसेल, उसके ऊपर होती है स्पाइनोसम, उसके बाद होती है तुम्हारा कॉर्नियम, सबसे पहले उसके बाद होती है तुम्हारी वो बेसेल, स्पाइनोसम, जर्मिनेटिवम होती है जिससे तुम्हारी सेल बनती है, उसके बाद ऊपर होती है कॉर्नियम। तो सबसे जो नीचे वाली सेल है वो क्या करती है, ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दैट इज कॉर्नियम, वो क्या करती है, वो शेड ऑफ होती रहती है, ठीक है। तो जितनी भी नई लेयर नीचे होती है और जो बनने वाली लेयर है वो ऊपर की तरफ जाती है, पुरानी होती जाती है। एक और लेयर पाम एंड सोल में होती है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूसिडम। तो बस आपको नाम याद रखना है, वो भी इंसान जरूरत पड़े तो वो भी नहीं याद रखनी है, ठीक है। सेकेंड इज योर डर्मिस, जो डीप लेयर है, ठीक है। डर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जैसे एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल नहीं होती, ठीक है, लेकिन डर्मिस में तुम्हारे ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। इट शोज अ कंसिडरेबल वेरिएशन इन थिकनेस इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, टेंडिंग टू बी थिनर on the anterior than on the posterior surface. It is thinner in women than in men. The dermis of the skin is connected to the underlying deep fascia. अभी आपको पढ़ाऊंगी कि स्किन के नीचे फेशिया होती है, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। तो जो डर्मिस होती है वो कनेक्ट करती है डीप फेशिया और द बोन बाय द सुपरफिशियल फेशिया। मतलब एपिडर्मिस है, डर्मिस है, नीचे तुम्हारी डीप फेशिया है, तो उससे पहले सुपरफिशियल फेशिया है। तो उस सुपरफिशियल फेशिया को मतलब ये कनेक्ट करने का काम करती है। छोटा बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। फेशिया अदरवाइज नोन एज सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो डर्मिस में भी 2 लेयर होती है। डर्मिस में भी सबसे ऊपर की पैपिलरी लेयर होती है और उसके नीचे की जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज द रेटिकुलर लेयर, ठीक है। तो बस आप नाम जानते रहो कि क्या है ये। The skin over the joint always folds in the same places. The skin creases, मतलब स्किन जो है ना वो कई कई जगहों पे फोल्ड हो जाती है, जिसको स्किन क्रीज कहते हैं। At this side, the skin is thinner than elsewhere and is firmly tethered to the underlying structure by the strong bands of fibrous tissue. तो छोड़ो, बहुत ज्यादा है, बस आपको इतना जानना है कि लेयर में क्या क्या होता है। सबसे पहले तुम्हारी स्किन में एक लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे होती है डर्मिस। एपिडर्मिस में 4 लेयर होती है, एक्सेप्शन एक होता है पाम एंड सोल्स, जहां पर स्किन में 5वीं लेयर भी होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम डर्मिस पे। डर्मिस में 2 लेयर होती है, एक होता है तुम्हारा पैपिलरी डर्मिस और एक होता है रेटिकुलर डर्मिस। पैपिलरी डर्मिस को क्यों पैपिलरी डर्मिस कहते हैं, क्योंकि उसमें पैपिला होते हैं जो कि ऊपर की तरफ मतलब एपिडर्मिस की तरफ में प्रोजेक्ट करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैपिलरी डर्मिस। फिर उसके नीचे आते हैं तुम्हारे रेटिकुलर डर्मिस। ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक नर्व, ये सब तुम्हारे डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपेंडेजेस ऑफ द स्किन कि क्या क्या अपेंडेजेस होते हैं स्किन के। तो बस 4 चीजें हैं जो आप लोग को याद रखनी है। एक होता है नेल, सब जानते हैं, हेयर, दूसरी होती है ग्लैंड। ग्लैंड में भी तुम्हारी 2 तरह की ग्लैंड, एक सेबेशियस ग्लैंड और एक स्वेट ग्लैंड, ठीक है। नेल्स की बात करेंगे। नेल्स क्या है, दे आर केराटिनाइज्ड प्लेट्स ऑन द डॉर्सल। समझते हो डॉर्सल और विंटर ना, तो ये डॉर्सल सरफेस
of the tip of the finger and toes. The proximal edge, एक होता है proximal, एक होता है distal. proximal का मतलब होता है जो चीज बॉडी की तरफ होगी, that is proximal, और जो बॉडी से दूर होता है that is called as the distal. जो proximal edge of the plate होता है, मतलब जो तुम्हारा अगर अपनी फिंगर को देखोगे आप, तो जो फिंगर स्किन के पास होती है ना, जो तुम्हारी बॉडी की तरफ होती है, एक तो फ्री एंड होता है जिसे हम कट करते हैं ना, नेल कटर से जो कट करते हैं दैट इज फ्री एंड, और जो नेल कटर से जो पीछे की तरफ होता है ना दैट इज कॉल्ड एज द रूट ऑफ द नेल, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द प्लेट. दैट्स, अब देखो अगर हम नाखून की बात करेंगे तो डिस्टल एंड तुम्हारा फ्री है जिसे हम कट करते हैं, दूसरा वाला साइड उसका अपोजिट वाला साइड है वो जो कि स्किन की तरफ होता है, वो रूट होती है नेल की, है ना. अब अगर देखोगे तो इन नेल के दोनों साइड पे वो आपस में मतलब कवर होता है स्किन से, दैट इज कॉल्ड एज द लेटरल नेल प्लेट. इसमें लिखा नहीं है, overlap by the folds of the skin, that is called as the nail fold. The surface of the skin is covered by the nail is nail bed, ठीक है. जो आगे है जिसे हम कट करते हैं उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है नेल का that is called as nail bed. Keratinization का मतलब क्या होता है? The conversion of the squamous epithelium into a horny material such as nail is called as cornification, ठीक है. ये देखो दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये nail fold है. ये जो होता है ना इसको बोलते हैं, ये जो इधर साइड इसको लिनुला कहते हैं, ये थोड़ा सा वैसा. यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है ये रूट है, ये नेल बेड होता है, ये नेल बेड है, और ये जो आगे वाला ये इसे कट करने वाला पोर्शन होता है ये डेड एंड होता है. ये जो अटैच्ड है स्किन से तुम्हारा ये नेल बेड है, और ये जो यहाँ पर है दैट इज नेल, ये रूट है तुम्हारी, ठीक है. एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, ये इसको बोलते हैं लिनुला. वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन ये चीज होती है, ठीक है. अब क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम नेल, तो नेल का कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होगा. जैसे एनीमिया के केसेस में अगर पेशेंट को एनीमिया है मतलब खून की कमी है, तो नेल जो होते हैं उसके बिल्कुल पेल या व्हाइट कलर के हो जाते हैं, पहली चीज. दूसरी क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया जो होता है वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है, जो नाखून है वो थिन हो जाता है, ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाता है, और स्पून शेप होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोलियोलेकिया, ठीक है. उसके अलावा क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारा हाइपरट्रॉफी ऑफ द नेल बेड. ये जो नेल बेड दिख रहा है ना, ये इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज क्लबिंग. अब क्लबिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप जब आगे चल के जब थोड़ा मेडिसिन पढ़ोगे ना, तो मेडिसिन में आप देखोगे कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसका इंडिकेशन होता है क्लबिंग के थ्रू. जैसे इन केस ऑफ लंग एब्सेस, इन केस ऑफ, नाम सुना है आप लोगों ने, लंग एब्सेस, ब्रोंकाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये सब थोड़ी बीमारियों के नाम हैं. इन सब कंडीशन में, या फिर हार्ट की डिजीज है, हार्ट में दो तरह की डिजीज होती है, साइनोटिक और एसाइनोटिक. साइनोटिक जहाँ पर बच्चा नीला पड़ता है, एसाइनोटिक जहाँ बच्चा नीला नहीं पड़ता है. तो जो जिसमें बच्चा नीला पड़ता है ना, उनमें भी ऐसा होता है कि इनके हाथों में भी क्लबिंग हो जाती है, ठीक है. दूसरी चीज क्या है कि जो नेल की ग्रोथ होती है, वो मैं बताना चाहूंगी कि एक्स्ट्रा है कि नेल की ग्रोथ होती कितनी है, तो 0.1 मिलीमीटर पर डे और 3 मिलीमीटर पर मंथ होती है, ठीक है. अगर मान लो किसी ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे पता चली थी कि अगर किसी का नेल पूरा उखड़ जाए, पूरा नेल आपने पूरा निकाल दिया, कुछ बचा नहीं, तो उसकी ग्रोथ होने में करीब 90 से 120 दिन लगता है, ठीक है. तो 90 से 120 डेज जो है उसकी ग्रोथ में लगता है. इसीलिए आपको याद ये रखना है कि कभी कोई पेशेंट अगर ऐसा आ रहा है कि वो फंगल इन्फेक्शन के साथ आ रहा है, तो फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, ऑलमोस्ट जितना भी तुम्हारा नेल का पार्ट है ना सब खराब हो जाता है. तो कम से कम तुम्हें इतना दिन, मतलब इतने 90 से 120 दिन तक तो तुम्हें दवा चलानी ही है, ठीक है, ताकि वो दोबारा से ग्रो कर जाए. नेक्स्ट चलते हैं. अब आते हैं, अगला अपेंडेजेस है. अपेंडेजेस ऑफ द स्किन की बात कर रहे हैं, नेल हो चुका है. अब सेकेंड इज हेयर. हेयर जानते हैं सर, हेयर ग्रो आउट ऑफ द फॉलिकल which are invagination of the epidermis. अब मैं बताती हूँ, सुनो. हेयर में होता क्या है, दो चीजें होती है हेयर में, एक होता है शाफ्ट और एक होता है उसका रूट. शाफ्ट होता है और दूसरा रूट होता है. रूट जो है वो एपिडर्मिस में, मतलब अंदर की तरफ होता है. इसमें लिखा है ना, हेयर ग्रोज आउट ऑफ द फॉलिकल which are invagination of the epidermis into the dermis. जो epidermis पढ़ा हमने और नीचे dermis पढ़ी थी, तो epidermis जो है नीचे की तरफ इन्वेजिनेट करता है, मतलब नीचे की तरफ आ जाता है और उसके साथ फॉलिकल बनाता है. द फॉलिकल लाइज, अभी फॉलिकल जो है स्किन में ऑब्लिकली होता है टू द स्किन सरफेस एंड देयर एक्सपेंडेड एक्सट्रीमिटीज कॉल्ड एज द हेयर बल्ब.
पेनिट्रेट टू द डीपर पार्ट ऑफ द, क्योंकि देखो भाई हेयर को भी ग्रोथ के लिए ब्लड वगैरह चाहिए, वो चाहिए, तो उसके लिए वो डर्मिस तक ही रहता है, क्योंकि डर्मिस में तुम्हारी ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है। Each hair bulb is a concave at its end and the concavity is occupied by the vascular connective tissue called as the hair papilla। ठीक है, कि वो मतलब उसको नीचे डर्मिस में जब जाता है उसी कॉन्केविटी में ऑक्यूपाइड होता है वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से, दैट इज कॉल्ड एज द हेयर पैपिला। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ये है, ये शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है, ये हेयर बल्ब है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो, ये स्किन में, ये सुपरफिशियल, फेशिया पे हम आए नहीं है, ठीक है, ये हेयर फॉलिकल है, ये हेयर फॉलिकल है, ये शाफ्ट है ऊपर की तरफ में, नीचे हेयर बल्ब है। इतना बस जानना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, तो याद नहीं रहेगा वरना, ठीक है। अब हेयर का भी इम्पोर्टेंस है कि मैं बताना चाहूंगी कि क्यों होता है, मतलब हेयर में भी क्या होता है, कुछ बॉडी की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हेयर में भी चेंजेस होते हैं, like in case of certain diseases, like in case of malnutrition मतलब क्या है कि उसको खाना वाना बच्चे को ठीक से नहीं मिलता है, स्पेशली बच्चों में मिलता है ये malnutrition। तो उनमें क्या होता है कि जो हेयर होते हैं वो थिन हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। स्किन बिकम ड्राई। एक और चीज है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ए हेयर, सुना होगा नाम, जब ज्यादा हेयर निकलते हैं उसको हिरसुटिज्म कहते हैं। बहुत सारी फीमेल जिनमें मेडिसिन चलती है ना, स्टेरॉइड वगैरह जिनमें चलते हैं, स्टेरॉइड बहुत कॉमनली हमारे यहाँ यूज की जाती है, इवन हर प्रोफेशन के जो जितने भी, मतलब बहुत लोग जब चीजें ठीक नहीं होती तो स्टेरॉइड चला देते हैं। तो स्टेरॉइड में क्या होता है कि उसके यूज से बहुत ज्यादा मतलब हेयर निकलने लगते हैं, इवन मतलब देखो अगर फीमेल में भी मूछें निकलने लगती है तो वो इसी के कारण होती है, ठीक है, स्टेरॉइड। तो उसको हिरसुटिज्म कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर, ठीक है। और एक और चीज होती है, एक और टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज एलोपेशिया, ठीक है। एलोपेशिया का क्या मतलब होता है? एलोपेशिया का मतलब होता है, एलोपेशिया का मतलब होता है कि अगर हेयर लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड एज एलोपेशिया, ठीक है। धतूरा पॉइजनिंग एक कंडीशन है जहाँ पर स्किन जो है आपकी ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई कहाँ होती है? हीट स्ट्रोक हो गया, डायबिटिक कोमा हो गया, या फिर धतूरा पॉइजनिंग के टाइम पे, ठीक है। हेयर की ग्रोथ की भी एक रेट होती है, दैट इज 1.5 से 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो हेयर ग्रोथ की जो रेट है वो कितनी है? 1. बस ऐसे नाम थोड़ा थोड़ा सुन लो, बाद में जब पढ़ोगे तो याद आएगा, ठीक है। 1.5 से 2.2 मिलीमीटर पर वीक होती है, उसकी तो बहुत स्लो थी। नेल की ग्रोथ बहुत स्लो थी, है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा, मतलब 3 मिलीमीटर पर मंथ ग्रो करता है, और ये 1.5 से 2.2 मिलीमीटर पर वीक ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर अगली चीज क्या है कि जो हेयर होते हैं ना, जब बच्चों में जो हेयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेनुगो, एकदम सॉफ्ट से होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी हेयर और लेनुगो, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारे जो होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, और जो नेक्स्ट दूसरे जो तरह के जो हेयर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेलस हेयर, या उसको सेकेंडरी हेयर कहते हैं। इन्फेंसी तक, इन्फेंसी मतलब एक चीज होती है नियोनेट, 28 दिन तक के बच्चे को हम नियोनेट कहते हैं, 1 साल तक के बच्चों को हम इन्फेंट कहते हैं। तो जो इन्फेंसी तक होते हैं ना, उनमें वेलस हेयर आता है, तो पहले लेनुगो होता है और फिर वेलस होता है। और एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज डार्क टर्मिनल हेयर। डार्क टर्मिनल हेयर क्या है? जो स्कैल्प पे जो हेयर है, बाद में जो बड़े होने पे जो हमारे पास जो हेयर है स्कैल्प पे है, आईब्रोज पे है, दैट आर कॉल्ड, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क टर्मिनल हेयर। अगला क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अगर हम हेयर की बात करते हैं, इसमें एक इरेक्टर पिलाई मसल होती है, ठीक है, जो कि अंडर सर्फेस ऑफ द फॉलिकल पे, मतलब वहां पर a band of smooth muscle, the erector pili, connects the under surface of the follicle to the superficial part of the dermis। इतना नहीं पढ़ना है। जो गूज फ्लैश की बात करते हैं ना, वो यहीं से होता है, यहीं से, इसी से होता है, इतना इसको नहीं पढ़ना है। Distribution of hairs in the body, hair are distributed in the various number over the whole surface of the body except on the lips। lips पे नहीं होते hair, palms पे नहीं होते, palms of the hand, side of the fingers, the glans penis, clitoris, the labia minora, and the internal surface of the labia majora, and the sole and the side of the feet, and the sides of the toes। ठीक है, अब आते हैं ग्लैंड्स पे। ग्लैंड्स पे क्या क्या होता है? तो 2 तरह की ग्लैंड्स होती है, एक होता है स्वेट ग्लैंड और एक होती है सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या है? इट्स अ लॉन्ग स्पाइरल ट्यूबुलर ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन द रेड मार्जिन ऑफ द लिप पे नहीं होती स्वेट ग्लैंड, नेल बेड्स पे नहीं होता है, ग्लांस पेनिस एंड क्लाइटोरिस, इन सब जगहों पे स्वेट ग्लैंड नहीं होती है। These
ग्लैंड एक्सटेंड थ्रू द फुल थिकनेस ऑफ द डर्मिस। ये भी ग्लैंड जो है ना तुम्हारी वो डर्मिस तक जाती है। एंड देयर एक्सट्रीमिटीज may lie in the superficial fascia। जस्ट स्किन के नीचे एक लेयर होती है that is called as superficial fascia, उसके नीचे डीप होती है। तो स्वेट ग्लैंड जो है तुम्हारा वो नीचे superficial fascia तक जाती है। The sweat gland are therefore the most deeply penetrating structures of all the epidermal appendages। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी हमने हेयर पढ़ा था तो वो डर्मिस तक जा रही थी, लेकिन स्वेट ग्लैंड जो तुम्हारी होती है वो तुम्हारा पूरा नीचे काफी मतलब superficial fascia तक जाती है। ठीक है, और क्या है इसमें, दो तरह की होती है, एक इक्राइन टाइप और एक एपोक्राइन टाइप होती है। तो बस ऐसे नाम याद रखो, उसमें ज्यादा नहीं आता। सिरोमेनस ग्लैंड जो एक्सटर्नल, सिरोमेनस जो आप फूड का नाम सुने होंगे, कान में जो हो जाते हैं, तो उसके लिए ग्लैंड जो होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, वो सिरोमेनस ग्लैंड है। ठीक है, तो वो भी स्वेट ग्लैंड ही होती है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ, ये मीरोक्राइन, पता नहीं इतना आप लोगों को पढ़ाते हैं कि नहीं, एक होता है एपोक्राइन, एक होता है मीरोक्राइन। तो ये मीरोक्राइन टाइप की ग्लैंड है। मीरोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है कि मतलब उसमें सिक्रीशंस होते हैं, उसमें बिल्कुल वाटरी सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है, कोई एपिथेलियल सेल्स या टिश्यूज नहीं आती हैं, केवल सिक्रीशंस होते हैं जो कि वाटरी होते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं, एनिमल में फेरोमोन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वो जो फेरोमोन होता है ना वो भी इनसे ही निकलता है, मतलब उनमें भी ये फेरोमोन्स निकालने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं वो एपोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये हमारी स्वेट ग्लैंड ही होती है। On the average 1 liter of the sweat is secreted per day। अब ये स्वेट ग्लैंड है तो उससे स्वेटिंग होती होगी, तो मतलब पर डे मतलब 1 लीटर जो है वो स्वेट निकलता ही है इससे। Another 400 ml of water is lost through the lungs। जैसे अगर हम बात करें, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो बोलते हैं ना कि भाई आपको ज्यादा पानी पीना है, 4 से 5 लीटर के लिए हम लोग आइडियली कहते हैं, क्योंकि देखो 1 लीटर तो तुम्हारा स्वेटिंग नहीं चला जा रहा है, 400 ml जो है वो लंग्स के थ्रू लॉस हो जाता है और 100 ml फीसेस के थ्रू जाता है। तो कम से कम मतलब 1.5 लीटर तो तुम्हारा रफली ऐसे इनविजिबल तरीके से लॉस हो जाता है। और ये भी कहा गया है कि 3 से 10 लीटर, मतलब अगर मैक्सिमम अमाउंट कितना लॉस हो सकता है तो 3 से 10 लीटर पर डे स्किन के थ्रू वाया दी स्वेट ग्लैंड तुम्हारा जो वाटर है वो लॉस हो सकता है विद द मैक्सिमम ऑफ 1 to 2 लीटर्स पर आवर। ठीक है, फिर अगली ग्लैंड जो है वो सिबेशियस ग्लैंड की बात करते हैं। सिबेशियस ग्लैंड फॉर देयर सिक्रीशन, इसका जो सिक्रीशन होता है वहां स्वेट ग्लैंड में स्वेट निकलता है, यहाँ क्या होता है सीबम, थोड़ा ऑयली होता है ऑन टू द शाफ्ट ऑफ द हेयर। और यूजुअली हमारा हेयर को कभी छुआ होगा तो कभी कभी ना ऑयली हो जाता है, तो ये ऑयली क्यों होता है कि ये सिबेशियस ग्लैंड जो होती है वो हेयर के शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, इसीलिए। ठीक है, थ्रू द नेक ऑफ द फॉलिकल्स, दे आर सिचुएटेड ऑन द स्लोपिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फॉलिकल एंड लाई विद इन द डर्मिस, क्योंकि तुम्हारी जो हेयर है वो तो तुम्हारे डर्मिस तक है ना, इसीलिए। सीबम इज एन ऑयली मटेरियल that help preserve the flexibility of the emerging hair. It also oils the surface epidermis around the mouth of the follicle। तो इतना नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि जो तुम्हारा हेयर है, हेयर ऑयली होता है, क्यों होता है, बिकॉज वहां पर सेबेशियस ग्लैंड जो है वो लगी होती है, उसके साथ सेबेशियस ग्लैंड होती है। और इम्पोर्टेंट इसका ये है कि जो मूवमेंट होता है हेयर का, तो उसमें थोड़ा ये हेल्पफुल होता है, हेल्प्स प्रिजर्व द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इमर्जिंग हेयर। तो उसका कोई चीज से अटैच है या कनेक्टेड है, तो उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो जरूर होता है, उसका इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या है, बस आप लोग नाम सुनो और याद रखना, आगे मिलेगा तो दोबारा से याद आएगा आपको क्या है। जैसे मैंने वो बताया था, वो मीरोक्राइन ग्लैंड है। मीरोक्राइन का मतलब होता है कि उसमें से केवल वाटरी स्ट्रक्चर, वाटरी सिक्रीशन होता है। यहाँ पर ये होलोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसमें लिखा है कि दे प्रोड्यूसेस देयर सिक्रीशन बाय द कंप्लीट फैटी डिग्रेडेशन ऑफ द सेंट्रल सेल्स, मतलब उसमें सेल्स भी आती हैं, इसलिए इतना समझना है। ठीक है, और इसके ऑयली सिक्रीशंस को हम सीबम कहते हैं, और इनका जो सिक्रीशन है वो भी हार्मोन के कंट्रोल में होता है। ठीक है, इतनी जल्दी अप्लाइड पे आ गया, रुक जाओ बताती हूँ। पेरोनेकिया होता है, पेरोनेकिया क्या होता है, ये तुम्हारा नेल बेड जो है ना उसका इन्फेक्शन होता है। बॉयज एंड कार्बंकल, ये भी तुम्हारे हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सिबेशियस सिस्ट हो जाती है, मतलब सिबेशियस ग्लैंड है उसका ब्लॉकेज हो गया, जो भी सिक्रीशन है वो इकट्ठे होते जाते हैं और सिस्ट बना लेते हैं स्कैल्प पे। दो चीज इंपॉर्टेंट है, स्किन बर्न और स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन बर्न मतलब जल जाना, है
ना। बर्न जो होता है, बर्न्स आर द टिश्यू इंजरी कॉज्ड बाय द थर्मल, अब जलते केवल आग से नहीं है ना, पानी से भी जल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, रेडियो एक्टिव हो सकते हैं और इवन केमिकल हो सकते हैं। बर्न जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड द थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है वो केवल सुपरफिशियल पार्ट ऑफ एपिडर्मिस जाता है उसमें, ठीक है, केवल सुपरफिशियल पार्ट। पेनफुल कंडीशन होती है, खुद से हील कर जाता है, कोई दाग नहीं पड़ता, कोई ब्लिस्टर नहीं पड़ते हैं। फिर आते हैं सेकेंड डिग्री बर्न पे, डैमेज एक्सटेंड थ्रू द एपिडर्मिस इनटू द सुपरफिशियल। कैसे बात करेंगे, ऊपर से शुरुआत की हमने, मेरा या तो जलेगा या तो एपिडर्मिस जलेगी, एपिडर्मिस से थोड़ा और नीचे डर्मिस तक जाएगा, लेकिन सुपरफिशियल पार्ट ऑफ डर्मिस मतलब पैपिला तक हो सकता है। पैपिलरी डर्मिस पढ़ा था हमने, पैपिलरी और रेटिकुलर होता है, तो पैपिलरी डर्मिस तक जा सकता है, तो वो सेकेंड डिग्री बर्न होता है ना। However, except for their more superficial part, the sweat gland and the hair follicles are not damaged and can provide a source of replacement of cell for the basal layer of the epidermis। क्योंकि वहां पर ना ये hair follicles और sweat gland वगैरह नहीं होते हैं, तो उसके पास कहीं ना कहीं सोर्स होता है कि ऊपर तक जाके मतलब रिप्लेस करके उसे हील करा दे इजिली, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ब्लिस्टर्स होते हैं, पेशेंट पेन तो ऊपर वाले में भी होता है, फर्स्ट डिग्री में भी होता है, सेकेंड डिग्री में भी पेन होता है, ब्लिस्टर्स होते हैं, यहाँ पर भी हीलिंग होती है। एक्चुअली सेकेंड डिग्री भी 2 तरह से होते हैं, तो जो सेकेंड टाइप का होता है ना, वहां पर क्या होता है कि हीलिंग होती है स्कार के साथ, लेकिन इसमें मतलब सेकेंड डिग्री में 2 चीजें होती है कि एक में स्कार के साथ हीलिंग होती है और एक में स्कार के बिना होती है। तो सेकेंड डिग्री में जो पहला पार्ट होता है ना, उसमें बिना स्कार की हीलिंग होती है, और जो दूसरे वाले पार्ट में स्कार के साथ हीलिंग होती है। फिर अगली चीज है थर्ड डिग्री बर्न, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा एपिडर्मिस, डर्मिस और इवन अंडरलाइन मसल तक डैमेज हो जाती है, और इसमें पेशेंट को पेन नहीं होता है, मतलब सब कुछ जल जाता है, इवन नर्व एंडिंग जब जल गई तो सेंसेशन करने वाला ही कोई नहीं रहा। माइनर डिग्री ऑफ हीलिंग may occur at the edges, but the open ulcerated portion requires skin grafting। फिर यहाँ पर ना स्किन ग्राफ्ट का रोल आता है। एक होता है ग्राफ्ट, मतलब क्या किया, फिर अब जैसे क्या होता है इसमें कॉन्ट्रैक्चर पड़ जाता है, मतलब जैसे अगर आप पीएचसी वगैरह पर बैठे हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, अगर वहां पर जरूरत है आपको, तो वहां पर ध्यान रखना होता है कि हम चाहते हैं कि अगर बर्न हो पेशेंट में तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स ना पड़े, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्चर पड़ जाते हैं तो उसको फिर हील मतलब उसमें उसके बाद ना उसे रिप्लेस करना और ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कई सारे सपोर्ट भी हम प्रोवाइड कराते हैं किस तरह से कि भाई सपोर्ट प्रोवाइड कराओ और उसको उसकी फंक्शनल पोजीशन पे रखने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर जब पेशेंट कुछ दिन बाद या फिर टर्शियरी सेंटर या किसी बड़ी जगहों पे जाए तो इतना तो रहे कि उसको कम से कम हम उसकी फंक्शनल पोजीशन पे उसके हाथ को रख पाए। जैसे ये देख रहे हो, यहाँ पर बर्न हुआ था, उसके बाद हमने क्या किया, स्किन का ग्राफ्ट लाके यहाँ पर लगा दिया और नॉर्मल हो गया, है ना। ये पेरोनेकिया है, देख रहे हो, स्किन फोल्ड्स जो है तुम्हारे, उनका इन्फेक्शन हो जाता है, पेनफुल कंडीशन होती है, टाइम लगता है, एंटीबायोटिक वगैरह से हील कर जाती है। कि सेबेशियस सिस्ट है ना, सेबेशियस नाम ही बता रहा है, सेबेशियस सिस्ट मतलब जो तुम्हारा नीचे की तरफ पे जो सेबेशियस ग्लैंड है ना, अगर उसका डक्ट में ब्लॉकेज हो जाए तो उससे क्या होता है, इस तरह की स्वेलिंग हो जाती है। अगर छुओगे ना तो ये छूने में कैसी होगी, हार्ड नहीं होती, काफी सॉफ्ट है, क्योंकि अंदर की तरफ में जो भरा हुआ है वो सीबम है, तो काफी सॉफ्ट सी स्वेलिंग होती है ना। ये कार्बंकल है, बाकी इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, हेयर बल्ब के, हेयर के, ये भी बॉयल से भी हेयर के इन्फेक्शन से हो जाता है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है फेशिया, ठीक है। तो एक बार और स्किन के फंक्शन बताऊंगी क्या क्या होता है, तो इसका काम आप लोग को समझ में आया। मैं एक बार पहले समराइज करती हूँ कि है क्या स्किन में। सबसे पहले एक तो स्किन ऑर्गन है, बहुत ही मेजर ऑर्गन है, पूरी बॉडी को कवर कर रखा है उसने, ठीक है। जैसे जहां पर ऑरिफिसेस है वहां पर क्या किया उसने, म्यूकस के साथ आगे कंटिन्यू हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, स्किन ऑरिफिसेस के साथ म्यूकस में कब हो जाती है, स्किन इवन तुम्हारे ईयर में जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके साथ भी, तो वहां पर भी प्रेजेंट होती है, और आउटर मेम्ब्रेन और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहां पर भी स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्किन के लेयर की बात की मैंने, स्किन में 2 तरह की लेयर होती है, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस, ठीक है। स्टडी ऑफ स्किन क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इसकी एक अलग से ब्रांच होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। स्किन को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो स्किन के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। स्किन में चेंजेस होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि उसके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। स्किन में 2 लेयर बताए मैंने, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस में 4 लेयर होती है, पाम एंड सोल्स में 5 लेयर होती है। डर्मिस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पैपिलरी डर्मिस, नीचे होती है उसकी रेटिकुलर डर्मिस।
ठीक है। स्किन के कुछ अपेंडेजेस होते हैं जिसका अपना इंपॉर्टेंस है, जैसे उसमें नेल बताया मैंने आपको, उसमें मैंने हेयर बताया, और दो तरह की ग्लैंड बताई, एक होता है स्वेट ग्लैंड, एक होता है सेबेशियस ग्लैंड। अब अगली चीज पे आते हैं नेक्स्ट। अब मैंने एक बार मैं उसका बस वो बता देती हूँ कि क्या क्या मतलब फंक्शन क्या क्या है स्किन का। स्किन का काम होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन बताया, पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। काफी कुछ चीजें हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपोजर से खराब हो सकती थी बिकॉज ऑफ स्किन, और ऊपर से स्किन केराटिनाइज्ड होती है, स्ट्रैटिफाइड होती है। स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स में होती है, तो काफी कुछ प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या किया, सेंसरी बाई स्किन, जितने भी टच, जितने भी सेंसेशन है, पेन, टेम्परेचर, टच, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है ना। गूज बम्स वगैरह आते हैं तो उससे क्या होता है, हेल्पफुल होता है कि वो क्या करते हैं, ज्यादा बॉडी हीट को लॉस होने से बचाता है। एब्जॉर्प्शन का काम करती है, ऑयली सब्सटेंस होते हैं दे आर फ्रीली एब्जॉर्बेबल, ऑयली चीजें लगाओगे तो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सिक्रीशन का काम भी करती है, स्वेट और सीबम इन सबको सिक्रीट करती है। एक्सक्रीशन का भी काम करती है, एक्सेस वाटर मैंने बताया कि पानी लॉस होता है, 1.5 लीटर तक का पानी, 1 लीटर तो हमारा स्किन के थ्रू सेटिंग से हो जाता है लॉस, ठीक है। उसके साथ ही कुछ मतलब रेगुलेशन ऑफ द पीएच, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द पीएच उसको भी कंट्रोल करते हैं। सिंथेसिस ऑफ द स्किन, पता है कि विटामिन डी की सिंथेसिस जो होती है वो स्किन के थ्रू होती है। स्टोरेज, स्किन जो होता है वो क्लोराइड्स को स्टोर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नमक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, है ना, तो उसमें जो क्लोराइड, नमक में NaCl होता है, तो क्लोराइड का जो स्टोरेज है ना वो इसमें भी होता है। और बस रिपीटेटिव मतलब रिपीटेटिव मतलब क्या है, कट हो गया, कोई स्किन में एब्रेशंस हो गए, अगर वही चीज मसल या नीचे कहीं होती, किसी ऑर्गन में होती तो प्रॉब्लम करता, लेकिन यहाँ क्या होता है कि आसानी से इसके थ्रू हील कर जाती है। अब स्किन के बाद हम अगली लेयर पे आते हैं, दैट इज योर फेशिया। फेशिया दो तरह की होती है, एक होता है सुपरफिशियल फेशिया एंड सेकंड वन इज योर डीप फेशिया। लोकेशन ऑफ द फेशिया लाइज बिटवीन द स्किन एंड द अंडरलाइंग मसल एंड बोन। ऊपर स्किन है, नीचे की तरफ तुम्हारे पास मसल है, मसल के नीचे बोन है, उन दोनों के बीच में एक चीज है दैट इज कॉल्ड एज फेशिया, जिसमें भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर सुपरफिशियल जो द स्किन के नीचे है, या तो हम कहेंगे डर्मिस में नीचे है, थोड़ा और डीप जाएंगे तो जो तुम्हारा रेटिकुलर डर्मिस है उसके नीचे तुम्हारी सुपरफिशियल फेशिया है। एंड द सेकंड वन इज डीप फेशिया। Superficial fascia क्या होता है, इसको it is also called as subcutaneous tissue, is a mixture of loose alveolar and adipose tissue that unites the dermis of the skin to the underlying deep fascia। देखो superficial fascia का मतलब है फैट, ठीक है। अगर मैं डीप फेशिया पढ़ाऊंगी, डीप फेशिया में कोई फैट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये है तुम्हारा फैटी टिश्यू होता है। इन द स्कैल्प, द बैक ऑफ द नेक, palm of the hands, soles of the feet, it contain a numerous bundle of collagen fiber that hold the skin firmly to the deeper structure। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ तो है लेकिन स्कैल्प कुछ जगहों पे थोड़ा अलग सा है, मतलब डीपर स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने का भी काम करता है। कुछ कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, स्कैल्प में होता है, बैक ऑफ द नेक पे होता है, palm of the hand, soles of the feet, इनमें कुछ बंडल्स होते हैं। इन द आईलिड, ठीक है, auricle of the ear, penis and the scrotum and the clitoris, it devoid of adipose tissue। मैंने बोला कि adipose tissue का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ कुछ जगह है जहाँ पर adipose tissue भी नहीं होता है, ठीक है। अब फैट्स के भी टाइप होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बताऊंगी कि क्या क्या होता है सुपरफिशियल फेशिया। मोस्ट डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सुपरफिशियल फेशिया कहाँ पर होती है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में होती है और पेरिनियम एंड लिम्स में होती है, ठीक है। इट इज वेरी डेंस इन द स्कैल्प, पाम एंड सोल्स, पता है। बहुत थिन कहाँ होती है, नेक में, फेस, अराउंड द एनस, इन सब जगहों पे थिन होती है ये फेशिया। अब क्या क्या होता है इसमें, सबक्यूटेनियस टिश्यू में है क्या क्या। सबक्यूटेनियस मसल इन द फेस, नेक एंड स्क्रोटम, मेमरी ग्लैंड, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया क्या क्या है, मेमरी ग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, मतलब तो स्वेट ग्लैंड भी है लेकिन यहाँ पर होता है, इट कंटेन्स डीपली सिचुएटेड स्वेट ग्लैंड होती है, इनमें लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं एंड क्यूटेनियस नर्व एंड वेसल्स भी सुपरफिशियल फेशिया में होती है, ठीक है। फिर अगला है डीप फेशिया। डीप फेशिया इज अ मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इन्वेस्ट द मसल्स एंड द अदर डीपर स्ट्रक्चर। अब डीप फेशिया जो है ना वो सुपरफिशियल फेशिया के नीचे है और मसल्स के ऊपर है, तो मतलब मसल और जो तुम्हारा सुपरफिशियल फेशिया है उसके बीच में डीप फेशिया होता है।
In the thorax and abdomen, it is merely a thin film of areolar tissue covering the muscle and aponeurosis. In the limb, it forms a definitive sheath around the muscles and other structure, holding them in a place. देखो मतलब अभी मैं दिखाती हूँ डायग्राम में है फाइब्रस। इसमें क्या होता है कि जो डीप फेशिया होती है ना, अब अगर हम जब एनाटॉमी पढ़ते हैं लोअर लिम्ब की, तो उसमें क्या है कि तुम्हारा थाई रीजन अगर देखोगे तो डिवाइडेड होता है कि मीडियल कंपार्टमेंट है, लेटरल कंपार्टमेंट है, इंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। तो इसमें डीप फेशिया का ही मॉडिफिकेशन होता है जो कि इसको क्या करता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। इसके ना बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, वो जानना जरूरी है। ये देख रहे हो, ये देखो फेशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन द आर्म में भी डिवाइडेड है। इंटरमस्कुलर सेप्टम ये दिखाई पड़ रहा है, ये सब ठीक है। ये तो बस एक कट सेक्शन ऑफ आर्म दिखाया है जहाँ पर ये जो है ग्रीन ग्रीन कलर का, ये डीप फेशिया है जो कि उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया का मतलब क्या क्या होता है, अगर आप मसल पढ़ा होगा कभी तैयारी के टाइम पे भी पढ़ा होगा, तो मसल्स हम जब पढ़ते हैं तो उसमें मसल में ना 3 लेयर होती है। मसल फाइबर जो होते हैं सबसे छोटी यूनिट होती है, उसमें भी और छोटी यूनिट होती है, और एक तुम्हारा पूरा मसल होता है। तो जो बाहर की लेयर होती है दैट इज इपीमाइसियम, फिर जो मसल उसके बाहर चलते हैं एक और लेयर होती है दैट इज पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। नाम सुना होगा अगर, तो वो सारे मॉडिफिकेशन जो है वो डीप फेशिया की ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और इवन हम एक और चीज पढ़ते हैं, नर्व में भी पढ़ते हैं। नर्व में भी, नर्व के ऊपर भी एक लेयर होती है। ऐसा है ना कि जो नर्व्स है या फिर मसल की बात करें तो उसमें एक सिंगल फाइबर होते हैं, फिर इन सिंगल फाइबर को इकट्ठा कर लो तो एक बंडल बन जाता है, ठीक है। फिर इन बंडलों को भी इकट्ठा करो तो उनका एक ग्रुप होता है। तो उन्हीं की मैं लेयर बता रही हूँ कि जो एक सिंगल फाइबर के ऊपर की लेयर है, जैसे मसल की बात करेंगे तो इपीमाइसियम, एंडोमाइसियम अंदर की तरफ से चल रहा है, बाहर की तरफ में। इन बंडल्स को अगर आप इन एक छोटे छोटे नर्व फाइबर्स को इकट्ठा कर लिया, मसल फाइबर को इकट्ठा कर लिया, तो उनके ऊपर एक लेयर होती है दैट इज पेरीमाइसियम, और सबसे बाहर की तरफ एक जो सब सारे बंडल्स को इकट्ठा करता है दैट इज इपीमाइसियम। इसके अलावा जो जैसे लार्ज आर्टरीज होती हैं, कैरोटिड शीट का नाम सुना होगा, कैरोटिड शीट होती है, उसमें कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व जाती है, तो उसकी भी एक कवरिंग होती है। तो वो भी यही इसी का डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन होता है। जितने भी कैप्सूल्स का नाम सुना होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन जानते होंगे जो कि जॉइंट्स में होता है, ठीक है। बहुत सारे जो ऑर्गन होते हैं ना उनके ऊपर एक कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल्स। तो और बरसा भी होती है। तो बरसा क्या होता है कि ये क्या करता है ना, मसल को डायरेक्ट बोन के कांटेक्ट में आने से रोकता है, ठीक है। तो वो बरसा जो है वो भी डीप फेशिया का ही मॉडिफिकेशन है। अगर मसल डायरेक्ट बोन के कांटेक्ट में आएगा ना तो उसके मतलब डैमेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ इन सब जगहों पे जाके उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब तो डीप फेशिया मेनली ना प्रोटेक्शन का काफी जगह काम कर रही है। बहुत ज्यादा जैसे कैप्सूल बना दिया इसने, ठीक है, इसने कैप्सूल बना दिया, इसने साइनोवियल मेम्ब्रेन बना दी, इसने मतलब बरसा बनाया। इसने क्या किया, जो तुम्हारा अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब में जो इतने सारे कंपार्टमेंट थे उनको डिवाइड करने का काम किया। डिवाइड करने के काम के साथ मतलब इसने स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड, काफी टफ स्ट्रक्चर होता है। जैसे जो फर्स्ट वाला था सुपरफिशियल फेशिया थी तो वो लूज एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का था, ठीक है। लेकिन ये डीप में जो है ना वो फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस मतलब टफ, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे स्ट्रक्चर को होल्ड करने का भी काम करता है, ठीक है। टेंडन शीट्स जो होती है, एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। जो तुम्हारा मसल होता है ना वो जब जाके टेंडन के फॉर्म में ही ना बोन से अटैच होता है, ऐसे नहीं अटैच होता खाली, ठीक है। तो मसल बोन से जब अटैच होता है तो वो टेंडन बना के अटैच होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा बोन मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है उसे हम टेंडन कहते हैं, और टेंडन जो है वो डीप फेशिया का ही मॉडिफिकेशन होता है। इंटरऑशियस मेम्ब्रेन अगर पता नहीं तुम्हें पढ़ाते हैं कि नहीं, तो 2 बोन्स जो होती है, जैसे अगर हम अपर लिम्ब की बात करेंगे तो तुम्हारे पास रेडियस होती है और अल्ना होती है। नीचे जो है लेग में टिबिया और फिबुला होती है। तो ये दोनों बोन जो है वो आपस में कनेक्टेड होती है इंटरऑशियस मेम्ब्रेन से। तो ये जो इंटरऑशियस मेम्ब्रेन होती है ना वो भी तुम्हारी डीप फेशिया का एक मॉडिफिकेशन होता है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन वैसे इसमें नहीं लिखा है, मैं बताऊंगी बोल के। तो डीप फेशिया कीप्स द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर इन पोजीशन। इसका क्या काम है, जैसे सुपरफिशियल फेशिया ना उसमें सारे तुम्हारे ब्लड वेसल्स वगैरह भी थे और वो प्रोटेक्शन भी दे रही थी क्योंकि उसके पास फैट था काफी कुछ,
इसके पास क्या है, डीप फेशिया के पास, कि इनके पास काफी टफ स्ट्रक्चर है, तो ये मेनली क्या करती है, अंडरलाइन स्ट्रक्चर को पोजीशन पे रखती है, प्रिजर्व द कैरेक्टरिस्टिक सरफेस कंटूर ऑफ द लिम्ब एंड लेग, है ना। अब जैसे लिम्ब है, खड़े रहना है, थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, उसमें भी ये हेल्प करती है। इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सरफेस फॉर द मस्कुलर अटैचमेंट, जैसे इंटरऑशियस मेम्ब्रेन जब होती है ना, जो कि दो बोन्स के बीच में आपस में जो कनेक्ट करने वाले दोनों होते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक्स्ट्रा सरफेस भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब दो बोन्स हैं, उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दी तो वो पुल के जैसा हो जाता है, तो वहां पर फिर बहुत सारी चीजें, मसल्स हो गया, वेट ट्रांसमिशन हो गया, ये सब चीजें वहां पर हेल्पफुल होती है। दूसरी चीज क्या है, इट हेल्प इन वेनस एंड लिम्फेटिक रिटर्न में भी हेल्प करती है डीप फेशिया। इट असिस्ट द मसल इन देयर एक्शन बाय द डिग्री ऑफ टेंशन एंड प्रेशर इट एक्सर्ट्स अपॉन देयर सरफेस, ठीक है। स्किन में कुछ मैंने बताया था, स्किन का काम सेंसेशन के लिए भी होता है ना, सेंसरी, तो इसमें कुछ फ्री नर्व एंडिंग होती है। अब जैसे मैंने बोला कि बर्न जब होता है, तो बर्न में जिनमें नर्व एंडिंग्स होती हैं उनमें पेशेंट को पेन होता है, लेकिन जो 3rd डिग्री बर्न है ना, तो उसमें नर्व एंडिंग्स तक जल जाती है, मतलब स्किन चला गया, सुपरफिशियल फेशिया, डीप, सब कुछ मसल तक चली जाती है, इसीलिए पेशेंट को उसमें पेन भी नहीं होता है। तो सबसे वर्स्ट कंडीशन है कि वहाँ पेन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे स्किन के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे पेन नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो वो पर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, नोसिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर। भाई पेन मतलब तो समझ में आ रहा है, किसी ने काट दिया, सुई गड़ा दी, तो ये पेन के लिए हो गया। मैकेनो के लिए, मैकेनो रिसेप्टर भी इस तरह का है कि अगर प्रेशर पड़ जाए स्किन पे तो आपको समझ में आएगा ना कि हाँ हेवीनेस हो रही है या फिर ठंडा या गर्म है, दैट इज थर्मो रिसेप्टर। यहाँ कुछ रिसेप्टर्स के नाम हमें आप लोग याद रखना कि मर्कल डिस्क होती है, हेयर फॉलिकल के रिसेप्टर होते हैं, कुछ इच रिसेप्टर मतलब हिस्टामिन होता है, एक केमिकल है जो कि इंफॉर्मेशन वगैरह के समय पे आता है, ब्रेडिकाइनिन है, देखो इंफॉर्मेशन के टाइम पे आता है, एंजियोएडिमा होती है ब्रेडिकाइनिन से, तो वो सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगला है कुछ बस ऐसे नाम सुनो, बिजनेस कैपिसल्स होती हैं, पसीनियन कैपिसल्स होती हैं, रूफनीज होती हैं, ठीक है। कुछ अब क्लिनिकल चीजें बताऊंगी, क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या क्या है स्किन का। मैंने आप लोगों को देखो स्किन के बारे में बताया, नेल्स का इंपॉर्टेंट बताया, हेयर का बताया क्यों होता है, ग्लैंड्स में जैसे सिबेशियस ग्लैंड ब्लॉकेज हो गया ग्लैंड का, उससे सिबेशियस सिस्ट बन जाती है। अब कुछ और चीजें बताऊंगी, जैसे डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है, डर्मेटाइटिस मतलब एक्जिमा, खुजली होना, सिंपल से शब्दों में अगर बोले, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, तो पेशेंट में अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या क्या होगा, पेशेंट को रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, इचिंग होगा, ठीक है, एक्यूट कंडीशन में होता है। और अगर क्रोनिक कंडीशन हो गई तो डर्मेटाइटिस में, मतलब क्रोनिक कंडीशन में तो मतलब स्किन पे बहुत सारे चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो डर्मेटाइटिस मतलब कहने का मतलब बस रेडनेस, स्वेलिंग, इस तरह का, मतलब इन्फ्लेमेशन जैसा हो गया स्किन में, कुछ ऐसा किसी कीड़े ने काट लिया है ना, किसी पेड़ पौधे से एलर्जी हो गई, तो उससे जो होता है वो एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा मतलब खुजली, बहुत ज्यादा इचिंग होती है। एक और टर्म होता है, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि इसका जो स्किन का कलर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ मेलानिन, है ना। एल्बिनिज्म एक कंडीशन होती है जहाँ पेशेंट में मेलानिन होता ही नहीं है, तो ये पेशेंट जो है ना वो ज्यादा सन वगैरह में नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि इनकी मतलब इनका जो स्किन है इतना ज्यादा वैसा होता है कि एकदम रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, ये सब शुरू हो जाएगा, है ना। फिर अगली चीज होती है, इसमें एक और एक स्किन की कंडीशन बताऊंगी, हर्पीज ज़ूस्टर इन्फेक्शन, सुना होगा नाम। ये क्या होता है, इसमें लीजन हो जाते हैं, वेसिकुलर वायरल इन्फेक्शन होता है। और जितने डर्माटोम्स, डर्माटोम्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डर्माटोम्स का मतलब होता है कि जब किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में जब नर्व एक निकलती है और जिस जिस एरिया को वो सप्लाई करती है, जहां जहां जाके जहां जहां सप्लाई करेगी, तो दैट इज योर डर्माटोम। डर्माटोम मतलब वो एरिया जो है वो एक तरह की नर्व से सप्लाई है, ठीक है। जैसे फेस है, अगर आपका चेहरा है तो चेहरे में ना फेशियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। तो वो जिस जिस एरिया को सप्लाई कर दिया उसने, तो वो तुम्हारा फेशियल एरिया हो गया, वो एक डर्मेटोम हो गया। तो ये क्या करता है, जो हर्पीज ज़ूस्टर इन्फेक्शन है तो वो डर्मेटोम के लिए होता है, वो पूरे डर्मेटोम के अलोंग होता है, दाने वाने निकल आते हैं, देखा आपने, नहीं अब देखा है कि नहीं देखा, गाँव में बहुत सारे आते हैं। अचानक से क्या है कि चेहरे के पास से पूरा लाल पड़ गया, उसमें बहुत सारे दाने निकल गए और एक ही डायरेक्शन में निकलते हैं सारे, तो हर्पीज ज़ूस्टर वायरल इन्फेक्शन होता है। प्रेशर सोर एक चीज होती है, जो पेशेंट बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से बीमार पड़े हैं, बहुत ही कई होते हैं ना कि कई कई सालों तक बेड पे लेटे रहते हैं, जैसे कोमा वाले पेशेंट भी होते हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जो क्रॉनिक इलनेस में है, तो उनमें क्या होता है, उनमें लेटे लेटे
जो भी प्रेशर वाले एरिया है, स्पेशली जो तुम्हारे हिप के जस्ट ऊपर वाला एरिया है ना, वहाँ पर प्रेशर सोर्स हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो बहुत बेड रिडन पेशेंट है, जो हमेशा बिस्तर पे लेटे होते हैं, उनको ना उनकी पोजीशंस बार बार चेंज करते रहना चाहिए, ताकि ना मतलब उनमें ये प्रेशर सोर्स ना हो। ठीक है, तो ये प्रेशर सोर्स स्किन में ही होता है। ठीक है, बर्न मैंने बताया आप लोगों को। एक मोल होता है ना, मोल क्या होता है? मेलानिन पिगमेंट सेल्स आर फाउंड इन अ स्मॉल नंबर इन द बेसल लेयर ऑफ द स्किन। These new ectodermal cells may proliferate at the dermo-epidermal junction in the dermis to form a nevi। अच्छा, मोल मसा जिसको बोलते हैं ना, वही है। मतलब मोल एकदम कलर चेंज होता है स्किन के ऊपर। ठीक है, स्किन जो है तुम्हारी, उसके ऊपर कुछ कलर चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, कलर ऑफ द स्किन मैंने बताया उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर साइनोसिस, साइनोटिक हार्ट डिजीज है, साइनोटिक हार्ट डिजीज का मतलब ये होता है कि तुम्हारी बॉडी में हम चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन हो, और कैसा हीमोग्लोबिन हो? ऑक्सीजनेटेड, मतलब वो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करके रखा हो। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो कैरी ना करके, मतलब ठीक है, तो ठीक है, तो कई जगह पे क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हो जाती है। साइनोसिस मतलब नीला पड़ने लगता है शरीर। साइनोसिस का मतलब होता है नीला पड़ना। ठीक है, क्योंकि वहां पर फिर ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन नहीं आपके पास, डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, तो वो तुम्हारा नीला पड़ना है। बॉयल्स मैंने बताया था, इन्फेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल, मैंने बॉयल्स दिखाया था, ये हेयर फॉलिकल के इससे होता है। स्किन इंसिजन्स पता है भाई, आप कट करते हो। सेबेशियस सिस्ट मैंने दिखाई थी आपको, है ना, ये सेबेशियस सिस्ट होती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड से होता है। एक और चीज पर सुना होगा आपने, जो मुहासे नहीं होते हैं चेहरे पे, जो मुहासे निकल आते हैं, है ना, तो वो उसको बोलते हैं एक्ने। एक्ने वल्गैरिस, वल्गैरिस मतलब कॉमन। तो ये भी जो है वो सेबेशियस ग्लैंड के ब्लॉकेज के कारण होता है। ठीक है, जितने भी जो ऑयली स्किन वाले होते हैं ना, उनमें अगर ये ग्लैंड ब्लॉक हो जाए, ऑयली वाले में ज्यादा होता है, इनको कोमेडियन या एक्ने कहते हैं। ठीक है, एक और बीमारी होती है, इसको बोलते हैं स्केबीज, बहुत कॉमन है। स्केबीज तो बहुत ही कॉमन है। उसमें भी क्या क्या इन्फेक्शन, ये भी होता है रीजन और इंटरडिजिटल क्लेफ्ट। देखो स्केबीज गांव में बहुत आती है। स्केबीज गांव में क्या, हर जगह पे आती है। तो जो तुम्हारा जो दोनों उंगलियां हैं, दोनों आपकी 5 उंगलियां, उनके बीच में जो वेब स्पेस होता है दोनों उंगलियों के बीच में, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक लीजन जो होता है इनमें, वो यही होता है कि इन दोनों उंगलियों के बीच में तुम्हें मिलेगा। रात में खुजली होती है बहुत ज्यादा, रात में सोते समय बहुत खुजली होती है, पेशेंट उठता है। ठीक है, कान, जो मेरे सर ने पढ़ाया था कि कान के नीचे, ठीक है, और गर्दन के पीछे, यहाँ पर छोड़ के पूरे और बॉडी के सारे पार्ट को इन्वॉल्व करता है। जेनाइटल्स भी बच्चों में नहीं, बड़ों में नहीं इन्वॉल्व होते, लेकिन बच्चों में सर और ये नीचे वाले रीजन वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्केबीज के नाम पे याद रखना कि इसमें इंटरडिजिटल स्पेस, मतलब जो वेब स्पेस होता है, दो उंगलियों के बीच वाले स्पेस, उनमें दाने होते हैं। बहुत ज्यादा खुजली होती है, पेशेंट बताएगा कि उसे बहुत ज्यादा खुजली होती है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या है, एक और चीज बताना चाहूंगी। विटिलिगो का नाम सुना होगा आपने, सफेद दाग, ये भी स्किन की ही प्रॉब्लम है ना, सफेद दाग। ऑटोइम्यून डिजीज होती है, लेकिन ये ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि आपकी बॉडी ही करती है ये चीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस हो गया तो हो गया। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, सफेद सफेद पूरी बॉडी पे दाग हो जाते हैं। एक बहुत और कॉमन चीज है, दैट इज योर केलॉइड। केलॉइड के बारे में थोड़ा सुनना पढ़ना जाके, बहुत कॉमन है, गाँव में भी होता है कि कहीं ऑपरेशन के बाद ना जो स्किन है उसकी हाइपरट्रॉफी, मतलब वो ज्यादा ग्रो करने लगता है। तो जब ग्रो करता है तो वहां पर केलॉइड बन जाते हैं, है ना। फंगल इन्फेक्शन आपको पता ही है। बाल्डस मैंने बताया कि एलोपेशिया होता है। बस बहुत है, हो गया। हाँ, बात करना है, बात करना आपको, किसी चैट करना, चैट में करूँ। ठीक है, कि कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है भाई, कोई बताओ, कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं भी आपका लेक्चर दोबारा से लेने आऊंगी। दोबारा फिर लेक्चर है,